बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 10 पे हम बात करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 के ऊपर हमने बात की थी कि ऑक्साइड बनते किस तरीके से, यानी थर्ड पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे थे। यानी थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे थे। इस पर हमने बात कर लिया जी लेक्चर नंबर 8 के अंदर, और उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड आज का हमारा टॉपिक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा बाइनरी कंपाउंड का कंसेप्ट समझ लेते हैं जी। बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं? तो बाइनरी कंपाउंड आपको जैसे पता है, बाइनरी जैसे लफ्ज़ से हमें पता चलता है, बाइनरी टू को कहते हैं। यानी सच कंपाउंड डेट फॉर्म्ड बाय दी कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड। यानी जो टू एलिमेंट्स के एटम्स की कम्बिनेशन से जो बनते हैं उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। यानी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट के एटमों की कम्बिनेशन से बनते हों उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, HCl देखें आप, HCl, इसके अंदर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यानी दो एलिमेंट है और दो एटम भी हैं, यानी ये बाइनरी कंपाउंड है। H2S देखें जी, H2S, इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम, सल्फर एक एटम, यानी एटम तीन है लेकिन एलिमेंट दो हैं, दो एलिमेंट के एटम हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन हो और वो जो कंपाउंड बनाएंगे उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, HCl हो, देखें हाइड्रोजन एक एटम, क्लोरीन दूसरा, ऑक्सीजन तीसरी, यानी इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, तो इसको हम बाइनरी कंपाउंड नहीं कह सकते। HClO को हम बाइनरी कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर टोटल तीन एलिमेंट के एटम है। तो बाइनरी कंपाउंड के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दो एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, एटम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरीके से H2S के अंदर देखें एटम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब बाइनरी कंपाउंड की पहचान क्या है? बाइनरी कंपाउंड की पहचान क्या है? बाइनरी कंपाउंड के जो लास्ट, जिसकी पहचान यह है कि जो बाइनरी कंपाउंड में आइड आते हैं जी, यानी एटम जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड के एंड में आइड आएगा। तो आइड इसी वजह से बाइनरी कंपाउंड के अगर हम एग्जांपल चेक करें तो बाइनरी कंपाउंड हमारे पास सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड और हाइड्राइड, यानी बाइनरी कंपाउंड हमारे पास ये होते हैं जी, ABCD, यानी सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड और हाइड्राइड हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है। हमने पहले बात की कि आइड जो होगा बाइनरी कंपाउंड की पहचान, उसके एंड में क्या अंदर आइड आएगा, आइड 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 आइड, यानी इनके एंड में आइड आएगा बाइनरी कंपाउंड के एंड में। अब अगर हम देखें HCl, इसको हम क्लोरोहाइड्राइड क्लोरोहाइड्राइड नहीं कह सकते क्योंकि आइड जो होता है, आइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगते हैं, लिहाजा ये नाम देना कि क्लोरोहाइड्राइड ये गलत है। इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है जी, तो आपने यह कहना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यह नाम इसका ठीक होगा क्योंकि आइड शो करता है, आइड हम उस एटम के साथ लगाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है जी। यानी जितने भी बाइनरी कंपाउंड होंगे उनके एंड में आइड आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने आपसे सिंपल कह दिया, अगर आपसे कुछ पूछेगा कि क्या सल्फाइड बाइनरी कंपाउंड है, आपने बिल्कुल कहना जी सल्फाइड बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि आइड एंड में, ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड होते हैं जी, हैलाइड बाइनरी कंपाउंड होते हैं, हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड होते हैं। ये तो थी बाइनरी कंपाउंड, लेकिन हमारा टॉपिक आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड है, तो हमने ऑक्साइड के ऊपर बात करनी है जी। ऑक्साइड किसे कहते हैं जी? आपने देखना है कि ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऑक्साइड हम कहते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है जी। यानी
ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड के लिए कंडीशन है जी हमारे पास। कंडीशन ये है कि एक एटम ऑक्सीजन हो, एक एटम ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा एटम कोई भी हो, ऑक्सीजन एटम और अनदर कोई भी हो सकता है जी, यानी दूसरा एटम कोई भी हो सकता है। एटम की तादाद ज़्यादा हो सकती है जी, एटम की तादाद ज़्यादा हो सकती है। अब ये अगर मैं एग्जांपल लूँ Cl2O2, अब अगर देखें यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन एलिमेंट कितने हैं जी? एलिमेंट 2 एलिमेंट के एटम है, एक ऑक्सीजन दूसरा क्लोरीन, तो लिहाजा ये ऑक्साइड है। तो हमने एक ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो ऑक्साइड की आपने डिफिनीशन ये करनी है कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्साइड। इससे पहले हमने बात कर ली है कि ऑक्साइड कैसे बनते हैं, लेक्चर नंबर 8 में हमने बात की हुई है, आप लेक्चर नंबर 8 इसके लिए देख सकते हैं जी। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके तीन टाइप्स, यानी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं जी, ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन मेटालाइट के साथ भी रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। यह हमने पढ़ चुके हैं जी लेक्चर नंबर 8 के अंदर। अब अगर आप देखें ऑक्सीजन जिस वक्त मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हमें पता है जी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं जी? ये मेटल हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर मेटल इज कॉल्ड, यानी मेटालिक ऑक्साइड, इन्हें हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। यह मेटालाइड है जी, ठीक है जी। और ये जो है ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है जी। आर्गान रिएक्शन नहीं करता जी, आर्गान अपना कोई भी करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड नहीं बनाता। ऑक्साइड ये क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है जी? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आर्गान अस्टेबल होता है जी। आर्गान का अभी तक कोई रिएक्शन नाउन नहीं है जी, कोई रिएक्शन नाउन नहीं है। आप ये 3 बातें कर सकते हैं इसके लिए कि आर्गान किस वजह से रिएक्शन नहीं करता, आर्गान किस वजह से रिएक्शन नहीं करता। ये जो था आज, यह तो था जी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब स्ट्रक्चर हम, यानी ये जो ऑक्साइड हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट जो ऑक्साइड बना रहे हैं, ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, क्लोरीन की ऑक्साइड, आर्गान ऑक्साइड नहीं बनाता। अभी ये मैंने 2 टाइप के ऑक्साइड लिखे हुए हैं। ये जो इस रो के अंदर ऑक्साइड लिखे हुए हैं, ये जो ऑक्साइड है इसके अंदर जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज, इनकी वैलेंसी मैक्सिमम है जी। सोडियम की +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। और यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं जी, ठीक है जी। हमने इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है जी, हमने इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है। तो आपने ये कहना है कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, इनके 3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं जी। जो मेटल के ऑक्साइड हैं, इनके जो ऑक्साइड है तो इन्हें हम कहते हैं जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है जी। ये जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं, अब हम पहले जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन के मेटालिक ऑक्साइड, जॉइंट कोवैलेंट ऑक्साइड, जॉइंट कोवैलेंट ऑक्साइड। और जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं जी। यानी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड बनाते हैं। अब हमने इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, यानी जो जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड सिर्फ सोडियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों एलिमेंट जो मेटल हैं, ये जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है जी। ये जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इनके अंदर आयनिक बाइंडिंग होती है जी। इनके अंदर कौन सी बाइंडिंग होती है? आयनिक बाइंडिंग होती है जी, ठीक है जी। यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के अंदर आयनिक बाइंडिंग होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है जी। अब अगर इन ऑक्साइड की हम नेचर चेक करें तो इनकी नेचर ये है कि ये सॉलिड होते हैं, यानी ये तीनों के तीनों ऑक्साइड सॉलिड होते हैं।
अब अगर इनके हम स्ट्रक्चर पे बात करें तो इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जी, ठीक है। अगर इनकी क्रिस्टल लैटिस जो एक्सटेंड होती है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में एक्सटेंड होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो जेंट मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जेंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, इनकी नेचर सॉलिड होती है और इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो जी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं। अब आपने जी जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड के ऊपर बात करनी है। तो जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड सिर्फ सिलिकॉन ही जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड बनाता है जी, ठीक है जी। सिलिकॉन जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड बनाता है, ठीक है जी। अब अगर इसके देखें जो सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और इनकी अगर नेचर चेक करें तो यह भी सॉलिड होते हैं जी, और इनकी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ऑक्साइड जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड होते हैं। ये आपके MCQs हो सकते हैं कि जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं 3rd पीरियड में से, सिर्फ सिलिकॉन। जेंट मेटालिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। आपका MCQs आ सकते हैं इसके अंदर जी। और जो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं ये कौन से एलिमेंट बनाते हैं, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं जी, इनके सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं। अब हमने सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड को अगर हम बात करें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तीनों एलिमेंट सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो होता है जो सिंपल मॉलिक्यूल आपस की यानी जो इनके ऑक्साइड होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल एट सेल्फ अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ वांडरवाल फोर्सेस यानी अटैच इटसेल्फ थ्रू वांडरवाल फोर्सेस, यानी जो फास्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड इनके जो मालिक्यूल होते हैं ये इटसेल्फ अटैच हो जाते हैं वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडरवाल फोर्सेस के थ्रू अटैच हो जाते हैं। या ये जो ऑक्साइड होते हैं मोस्टली सम टाइम ये पॉलीमेरिक मालिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं वांडरवाल फोर्सेस के, यानी इनकी जो दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं या डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं, डाइपोल अट्रैक्शन या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं इनके दरमियान वीक होती हैं और ये वीक पॉलीमेरिक मालिक्यूल इटसेल्फ अटैच हो जाते हैं। अब अगर आप देखें जो फास्फोरस के ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड ये सॉलिड नेचर के होते हैं, जबकि सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड ये गैसियस ऑक्साइड होते हैं जी, ठीक है जी, ये गैसियस ऑक्साइड होते हैं। ये मोस्टली फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के ऑक्साइड मोनोमार्फिक फॉर्म में भी होते हैं, ये पॉलीमार्फिक फॉर्म में भी होते हैं। अब हमने इसका ट्रेंड देखना है जी, स्ट्रक्चर ट्रेंड। हमने स्ट्रक्चर ट्रेंड देखना है जी। देखें स्ट्रक्चर ट्रेंड आपको पता चल गया होगा जी। शुरू के अंदर एट द लेफ्ट साइड क्या है जी, जेंट मेटालिक ऑक्साइड हैं जी। एट द लेफ्ट साइड जेंट मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जेंट मेटालिक ऑक्साइड है। मिडल के अंदर क्या है जी, मिडल के अंदर जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड हैं जी, सिंपल, ठीक है जी। हमने अभी बात की कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड हैं ये सिंपल के अंदर होते हैं और ये जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड होते हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड एट राइट साइड होते हैं जी। तो आपने यही कहना है कि एट द लेफ्ट साइड जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं ये जेंट मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो सेंटर के अंदर होते हैं जेंट कोवैलेंट ऑक्साइड बनाते हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड बनाते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ ऑक्साइड पे बात करते हैं जी, यानी जो थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें, हमें पता है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑक्साइड हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी अभी कि जेंट मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड,
सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो एलिमेंट है ये जेंट मेटालिक ऑक्साइड है, ये जो है जेंट मेटालिक ऑक्साइड है। और अगर हम जेंट मेटालिक ऑक्साइड की बात करें, इसी के साथ अगर मैं लिखूं जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन की ऑक्साइड को, यानी जेंट मेटालिक ऑक्साइड और जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? हाई होता है। जेंट मेटालिक ऑक्साइड और जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज कि जेंट मेटालिक ऑक्साइड और जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके जो आयन होते हैं, देखें एक जो मेटल आयन है, एक मेटल आयन, दूसरा जो है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, मेटल आयन और ऑक्साइड आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है जी, यानी इनके अंदर आयनिक बाइंडिंग है, इसके अंदर कोवेलेंट बाइंडिंग है। आयनिक बाइंडिंग और कोवेलेंट बाइंडिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड से हाई होता है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें जो बाकी ऑक्साइड, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड जो थे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके जो ऑक्साइड थे ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड थे। तो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड को अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या था जी? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो था। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से लो था क्योंकि इनके दरमियान वीक वान डर वाल फोर्सेस थी, यानी ये सिंपल मालिक्यूल थे जी। ठीक है जी, जो और इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है जी, ये वीक थी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? लो था जी। ठीक है। अब अगर हम मैं सिंपल इनका ट्रेंड लिखूं, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखूं और बॉइलिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड लिखूं, मैं इनका ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके जी? मैग्नीशियम के ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है जी। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एल्युमिनियम के ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट इससे कम, ठीक है जी, Al2O3। फिर सिलिकॉन के ऑक्साइड, ठीक है जी, फिर सोडियम के ऑक्साइड का कम, फिर P4O10, P4O6, ठीक है जी, फिर SO3, SO2, फिर Cl2O7। अब आपको इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ जी। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, एल्युमिनियम का कम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कम। ये एक स्पेशल केस आ रहा है जी, इसको आप याद कर लें। अब इसके बाद फास्फोरस को देखें। इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी +3 है जी, यानी जो पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, फिर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर +4। ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरीके से याद करना। इसके बाद एक और भी था Cl2O, यानी +1, इसकी +1 +7, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो फास्फोरस की +5 वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, +3 वाले का कम है। सल्फर के +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, +4 वाले का कम है। +7 जिस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जबकि क्लोरीन के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम है। आपने एक तो ये याद कर लेना जी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से किस वजह से हाई है? सोडियम से इसका मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से हाई है क्योंकि इसके अंदर जो आयनिक बाइंडिंग है, आयनिक बाइंडिंग स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू सोडियम ऑक्साइड, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जबकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्यों कम है? एल्युमिनियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड से मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से कम है क्योंकि इसके यानी इसका साइज़, जो एल्युमिनियम का एटम है, एल्युमिनियम जो कैटाइन है, इसका साइज़ कम है
और ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ, जो ऑक्साइड आयन है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्टार्शन क्रिएट हो रही है और उस डिस्टार्शन की वजह से स्मॉल कोवेलेंट करैक्टर आ जाते हैं जी, स्मॉल कोवेलेंट करैक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यानी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर आयनिक करैक्टर कम है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है जी। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, ट्रेंड देखें जी बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, एल्युमिनियम उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड का कम, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड का उसके बाद ज़्यादा है। यानी यह ट्रेंड आपने जर्नल तौर पर आपने याद रखना। Na2O P4O10 P4O6 Cl2O7 SO3 Cl2O SO2, ये आपने जनरल ट्रेंड याद कर लेना जी। अब अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ट्रेंड बिल्कुल सेम है जी, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो सेम ट्रेंड है जी, ये इस जगह तक। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन के सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर सल्फ़र के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी, फिर क्लोरीन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर सल्फ़र का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो स्पेशल केस होता है वही हम अक्सर जी टेस्ट के अंदर आ जाता है। आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है, क्लोरीन Cl2O7 SO3 SO2 सॉरी। तो आपने देखना है कि आपने यह ट्रेंड याद करना है इसके अंदर कि क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा जी। अब इसके बाद लास्ट एक जो टॉपिक हमारे पास रह रहा है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब लास्ट टॉपिक है जी, यानी लास्ट हेडिंग है। तो यानी ये जितने भी ऑक्साइड हैं, ऑल ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, ऑल ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। किसी ऑक्साइड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं होते जी। लेकिन फिर भी अगर मोल्टन स्टेट के अंदर हम चेक करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन फॉर्म ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और इलेक्ट्रोलिसिस की जिस वजह से मूवमेंट ऑफ आयन टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इनके जो आयन्स होते हैं वो मूव करते हैं। यानी देखें मैग्नीशियम Mg+2 O-2, तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयन, ये जो आयन है ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए मोल्टन स्टेट। जब मोल्टन स्टेट के अंदर होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एट ऑर्डिनरी कंडीशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ऑल ऑक्साइड ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनके अंदर नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पास हो रही। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट ऑफ आयन जिस वक्त ये मोल्टन स्टेट में होंगे, मोल्टन स्टेट, ठीक है जी, मोल्टन स्टेट में होंगे तो इनके जो आयन होंगे ये मूव करते हैं टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी कोई भी ऑक्साइड एट ऑर्डिनरी कंडीशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यह था हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड हम देखेंगे जी, ठीक है जी।